339 गांधार साम्राज्य में हलचल। शौर्य ने मृगांक और उसके बेटे वृषभ को बहुत ही भयानक तरीके की मौत दी और उनका किस्सा खत्म कर दिया था। तभी असमान से शौर्य के ऊपर कई सारे हमले एक साथ हो गए। शौर्य ने इन हमलों की अपेक्षा की थी, इसीलिए वह निश्चिंत होकर उन्हें अपने शरीर पर झेल लिया। शाश्वती का दिल दहल उठा और वह तेजी से शौर्य को बचाने जाने वाली थी, तभी उसकी नज़र सुनहरे रंग के कवच पर पड़ी। उस कवच को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। अगले ही पल सारे हो मालों को शौर्य के कवच ने अवशोषित कर लिया और शौर्य के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई। शौर्य ने अपने शरीर को झटक दिया और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। ये सब मृगांक और वृषभ के साथी थे, पर उस वक्त अपने आश्रम प्रमुख और उनके बेटे के मरने के बाद वो सभी भयानक रूप से क्रोधित हो चुके थे कि उन्होंने सीधा सोचना छोड़ दिया था। जब उन लोगों को लगा कि उनका पहला हमला विफल हो चुका है, उन्होंने अपने श्री की ऊर्जा से अपने जीवों की दिव्यात्मा का आवाहन किया। अगले ही पर उन आत्माओं ने शौर्य पर हमला कर दिया, पर शौर्य ने उन दिव्यात्माओं के हमले को ऐसे नष्ट कर दिया जैसे उसने किसी कांच को तोड़ दिया हो। सारे जानवरों की दिव्यात्माएं किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गई। शौर्य शांति से ये सब कुछ देख रहा था। जब उन लोगों का दूसरा हमला भी विफल हो गया, उन्होंने अपने कमर से तलवारें निकाली और शौर्य पर नजदीकी हमला कर दिया। शौर्य किसी नाग की तरह उन लोगों के हमलों से बचते हुए बाहर निकल गया। जब उन लोगों को लगा कि वो लोग शौर्य को छू भी नहीं पा रहे हैं, उन्होंने तुरंत पीछे हटने का निर्णय लिया। जैसे ही वो लोग पीछे जाने वाले थे, तभी शौर्य की ठंडी और शांत आवाज आई। उसकी आवाज उनके लिए इस वक्त किसी शैतान की फुफकार लग रही थी। ये गलत बात है कि तुम मुझ पर हमला करो और मैं बचाव करूं, पर जब मेरी बारी आई तो तुम लोग भागने की सोच रहे हो। ये चीटिंग है। इतना कहकर शौर्य ने अपनी 2 उंगलियों को सीधा किया और उन्हें उनकी ओर किया और एक शक्तिशाली फोर्स के साथ ऊपर की ओर कर दिया। अगले ही पल जमीन पर गिरे कंकड़ पत्थर हवा में तैरने लगे। धरती कंपनी लगी और तभी उन्हें शौर्य की आवाज सुनाई दी, अधरग्रहणम। अगले ही पल एक सुनहरी रोशनी धरती की दरारों से बाहर निकलने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि उन हमलावरों को कुछ पल के लिए दिखाई देना बंद हो गया और वो सभी उस रोशनी में ढक गए। जब वह रोशनी गायब हो गई तो शेरा, शाश्वती और सम्राट ने देखा कि एक आकृति उस धूल और धुएं के बीच बिना हिले खड़ी है। शाश्वती ने तुरंत कहा, यह तो प्रकाश तत्व की एक गुप्त विद्या है, जिसे सिंघल वंश में निषिद्ध विद्या के रूप में उपयोग किया जाता है। शाश्वत की बात सुनकर सम्राट तुरंत बोल पड़ा, ये हो क्या रहा है? शौर्य को इन गुप्त विद्याओं के बारे में कैसे मालूम है? पर इन सभी सवालों पर शौर्य ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सिर्फ उसने सम्राट की ओर मुस्कुरा दिया। अब शौर्य उसे क्या बताए कि ये सभी दांव तो उसने टीवी पर देखे कुछ एक्शन एनिमेशन की कॉपी थी। शौर्य ने फिर थोड़ा सख्त होते हुए कहा, हमें अब आगे निकलना चाहिए। हमने पशु वेद आश्रम के मुख्य आधारित को हिला दिया है। उन्हें दी नहीं लगेगी ये पता करने में कि उन्हें किसने मारा है, इसीलिए बेहतर होगा कि हम तुरंत राजधानी के लिए निकल जाए। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। शौर्य ने अपनी भेड़ों को डायमेंशन से बाहर निकाला और जंगल के रास्ते को पार करते हुए आगे निकलने लगा। इधर राजधानी में पूरी तरह उथल पुथल मच चुकी थी। एक आधे नेवले जैसा आदमी जमीन पर अपने चारों पैरों पर खड़ा था। उसके पीठ और पूंछ के बाल करंट लगे जानवर की तरह हो गए थे। उस नेवले के पीछे कई सारे अलग अलग अर्ध मानव जाति के कई सैनिक गुस्से से उनके सामने खड़ी लड़की को गुस्से से देख रहे थे। उस लड़की की खूबसूरती बेहद ही आकर्षक थी। उस लड़क ने सफेद वस्त्र पहने थे और उसने अपने हाथों से एक छोटे बच्चे को पकड़ रखा था। उस बच्चे का चेहरा किसी बिल्ली के बच्चे की तरह था, पर उसे देखते ही पता चल रहा था कि वह एक अर्धमानव है। उस बच्चे ने पहने राजसी कपड़ों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह किसी राजघराने से संबंधित है। तभी नेवले ने दांत पीसते हुए कहा, जहरीली औरत, सम्राट को छोड़ दे और खुद को हमारे हवाले कर दे। अब तेरे पास यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उस लड़की के हाथ में पकड़ा बच्चा एकदम मासूमियत से उस लड़की से पूछता है, दीदी ये प्रधान ऐसे 4 पैरों पर क्यों खड़ा है और वो मुझे किससे बचाने की बात कर रहा है? ये सुनकर उस लड़की ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ये प्रधान सठिया गया है। वो कहते हैं ना, जब आपके पाप का घड़ा भर जाए तो आप ऐसे ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये प्रधान भी इतने पाप कर चुका है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। उस लड़की को अपने सवालों के जवाब ना देते हुए उस बच्चे से बात करते हुए देखकर उस नेवले ने गुस्से से कहा, सम्राट ये लड़की झूठ बोल रही है, उससे खुद को दूर रखो। वो लड़की जहरीली है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बड़े सम्राट को क्या जवाब दूंगा? तभी वह लड़का मानो गुस्सा हो गया हो। उसने गुर्राते हुए उस नेवले से कहा, प्रधान मेरी दीदी को जहरीली लड़की कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मैं तुम्हें नोचकर खा जाऊंगा। अपने सैनिकों को अपने साथ लो और निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। ये सुनकर उस नेवले को और भी अधिक गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपने पंजे को जमीन पर मारा और सैनिकों की तरफ देखते हुए बोला, अगर सम्राट मेरी बात को नहीं मानते तो इस पिद्दी से सम्राट को सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, हमला करो और इस पिद्दी को खत्म कर दो। साथ ही उस औरत को कैद कर लो। उन नेवले का आदेश मिलते ही सारे सैनिक उस लड़की और छोटे लड़के की तरफ उन्हें मारने के इरादे से बढ़ गए। पर कुछ ही कदम चलते ही उनके कदम रास्ते में ठहर गए। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उन्हें किसी भयानक जानवर ने अपना शिकार बनाने का इरादा कर लिया है। जब सैनिकों की नजरें उस लड़की पर गई तो उनके रीढ़ की हड्डी में ठंडा कंपन महसूस हुआ। उस लड़की की आंखें अब बदल चुकी थी और किसी सांप की तरह दिखाई दे रही थी। उन आंखों में बनी काली पुतलियां जो पहले गोल थी अब सीधी होकर किसी नुकीली खंजर की तरह उन लोगों को दिखाई देने लगी थी। उस नेवले ने भी तुरंत महसूस किया कि वातावरण में अचानक ठंडक फैल गई है और उसके हाथ पैर कांपने लगे हैं। उसने जब फिर एक बार उस लड़की को देखा, उसकी आंखों में उस लड़की के प्रति और भी गहरी नफरत दिखाई देने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नागिन, तू नागिन है। ये सुन उस लड़की ने हंसते हुए उस बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर सिंहासन पर जाकर उसके साथ बैठ गई और शांति से बोली, मुझे नहीं तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, मैं एक समय के लिए थी जरूर। वैसे मेरा नाम नागशिखा है। मेरे स्वामी ने जब देखा कि तुम राज्य के मासूम लोगों को प्रताड़ित करके उन्हें राज्य से बाहर निकालकर यहाँ शुद्ध जंगल राज कायम करना चाह रहे हो, तो मेरे स्वामी ने तुम्हें रोकने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अगर तुम अभी भी जीवित रहना चाहते हो तो अभी भी समय है। अपने ये अजीब आदेश वापस लो और आम निम्न जाति के अर्ध मानवों को प्रताड़ित करना बंद कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सब कुछ अपने हाथ में लेकर तुम्हें और तुम्हारे सारे गुर्गों को सीधा नरक का रास्ता दिखाना पड़े। ये सुनकर उस नेवले को और भी अधिक क्रोध आया। हाँ, तुम भले कोई नहीं हो, पर भूलो मत मैं एक नेवला हूं। मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं है। मैं इस समाज का प्रधान हूं और लगभग सम्राट भी। अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो चुपचाप सम्राट भार्गव को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से चली जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हारी वो अवस्था कर देंगे कि तुम्हारा अपना स्वामी भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। ये सुनकर नागशिखा ने नाराज होकर कहा, भार्गव बेटा, जीवन में कभी भी मिले अवसर को खोना नहीं चाहिए, वरना पश्चातापने के लिए देर हो जाती है। इसलिए एक सम्राट होने के नाते तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा प्रधान एक समझदार और ईमानदार इंसान हो। अगर वह बुरा इंसान होगा तो साम्राज्य को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर सम्राट भार्गव, वह छोटा बच्चा, कुछ समझकर अपना सिर हाँ में हिलाता है और सामने की ओर देखने लगता है। तभी वह देखता है कि उसकी खूबसूरत दीदी सिंहासन से सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसका चेहरा बदलने लगा था। जब वह आखिरी सीढ़ी पर से जमीन पर पैर रखने वाली थी, उसका वह पैर एक ड्रैगन की तरह हो गया। जब सभी ने फिर एक बार अपनी आंखों को मसलकर वापस उस लड़की की आकृति को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस वक्त नागशी उसके असली अर्ध ड्रैगन रूप में आ चुकी थी। वो ना ही ड्रैगन लग रही थी, ना ही वह कोई विशालकाय नहीं लग रही थी। नागशिखा ने अपना सिर हिलाया और एक जोरदार किसकी आवाज निकाली। अगले ही पल उस नेवले ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर इस जीव को देखकर खाना लगा था। उसके सामने एक दिव्य जीव था जो इतना शक्तिशाली था कि उस जीव का सिर्फ अस्तित्व ही उसे खत्म करने के लिए काफी था। अगले ही पल नागशिखा ने अपना विशालकाय जबड़ा खोल दिया और अगले ही पल बिजली की रफ्तार से सामने खड़े सैनिकों को निगल लिया। जब उस नेवले को एहसास हुआ कि इस नागिन ने उसके साथ आए सभी सैनिकों को ऐसे निगल लिया है कि पीछे उसके सैनिकों के कपड़े भी नहीं बचे थे। इधर भार्गव ने देखा कि उसकी दीदी कसी विशाल नागिन में बदल गई है और उसने एक ही झटके में सभी सैनिकों को निगल लिया है। उसने खुशी से तालियां बजाना शुरू किया। उसके मासूम दिमाग के लिए ये एक खेल था, बाकी कुछ नहीं। वह नेवला अब पूरी तरह अपने शरीर का नियंत्रण खो चुका था और अपने पेट के बल लेटकर नागाशिक को सिर्फ घूरे जा रहा था। उसके सामने अपने मौत दिखाई देने लगी थी। दरबार में हो रही हलचल से कुछ पहरेदार और महल के बाकी अधिकारी भी दौड़कर अंदर आ गए। पर जब उन्होंने अपने सामने नागाशिक को विशाल रूप में देखा तो उनकी रूह कांप गई। नागाशिक ने उस नेवले को एक आखिरी बार देखा और अगले ही पल झपट्टा मारकर निगल लिया। नेवले को कुछ भी हरकत करने का समय भी नहीं मिला और वह खत्म हो गया। तभी वहां मौजूद लोगों ने देखा कि वह नागिन धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में वापस आ रही है। जब उसका पूर्ण इंसानी रूप सामने आया वो लोग तुरंत हैरान हो गए, पर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। नागशिखा ने शांति से वहां आए दरबारियों से कहा, सम्राट भार्गव के आदेशानुसार अभी के अभी छाया रक्षकों द्वारा चलाई जा रही मुहिम को रोका जाए।
और जिन भी लोगों को प्रताड़ित करके साम्राज्य से बाहर निकाल दिया है उन्हें वापस साम्राज्य में लाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साम्राज्य के सभी सेनापतियों को जिम्मेदार माना जाएगा और उनकी सजा इस प्रधान से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। ये सुनकर सभी लोग काम पर लग गए और तुरंत वहां से दौड़कर बाहर निकल गए। युद्ध स्तर पर उन्होंने छाया रक्षकों के पास संदेश पहुंचा दिया और इसे रोकने के आदेश दे दिए। साथ ही बाहर भेजे गए और बेचे गए लोगों को वापस बचाकर लाने के आदेश भी पारित कर दिए गए। पर तभी उन्हें एक भयानक सत्य मालूम पड़ा। आधे से ज्यादा छाया रक्षकों के दलों को कुछ 4 जानवरों ने खत्म कर दिया है और वो लोग राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। बस इतनी ही बात उनके लिए काफी थी कि दरबारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूर्व सम्राट ने बड़ी चुनौतियों के साथ छाया रक्षकों के दल का निर्माण किया था, पर अब आधे से ज्यादा साम्राज्य में बने छाया रक्षकों के ठिकाने नष्ट हो गए थे। पिछले 1 हफ्ते से नागशिखा ने भार्गव को अपनी हिरासत में ले लिया था। इस वजह से पूरा राजमहल भार्गव को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, पर नागशिखा ने किसी भी सैनिक की बात नहीं मानी और भार्गव को अपने पास रखा। उसने नन्हे भार्गव को बहुत कुछ सिखाया और उसका अच्छे से ख्याल रखा। इस वजह से मासूम भार्गव को एहसास भी नहीं हुआ कि उसे किडनैप किया गया है। अब तक प्रधानमंत्री नेवला सिर्फ सेना भेजता था पर खुद आगे कभी नहीं आया था, पर आज वह खुद आगे आया था और नागशिखा अब तक इसी बात का इंतजार कर रही थी। नेवले के सामने आते ही उसने नेवले का काम तमाम कर दिया और राज्य की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। ये सत्तापलट इतनी आसानी से हुआ कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया था। इधर बाहर साम्राज्य के अंदर अग्निशिखा, ध्वनिल, धरेंद्र और कवन ने तबाही मचा दी थी। उन्होंने ढूंढ कर छाया रक्षकों को खत्म कर दिया था और मासूम कमजोर जाति के अर्धमानवों को बचा लिया था। छाया रक्षकों के मन में उनका इतना डर बैठ चुका था कि उन्होंने अपने केंद्रों को बंद करके आम जीवन जीना शुरू कर दिया था। पूरे साम्राज्य में डर का माहौल पहले ही फैल गया था। ऊपर से महल के अंदर से प्रधानमंत्री के नए आदेश जो पहले आ रहे थे वो बंद हो चुके थे, जिस वजह से पूरे साम्राज्य का प्रशासन हिल चुका था। प्रधानमंत्री ने अपने लिए कई राज्यों, किलों और आश्रमों से मदद मांगी थी, पर किसी ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं जताई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि राजपरिवार के इस अंतर्गत मामले में टांग अड़ाने का अंजाम अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इधर कनक और चारों बच्चे राजधानी के बाहर पहुंच चुके थे और राजधानी के दक्षिण दिशा से शहर में आ गए। वही राजधानी के उत्तर दरवाजे से शौर्य और उसके साथी भी भीड़ों के साथ राजधानी में प्रवेश करते हैं। इधर असमान से गरुड़ बाकी अन्य खग जाति के लोगों के साथ असमान से राजधानी में प्रवेश करता है। क्या शौर्य और उसके सभी साथी राजधानी में एक दूसरे से मिल पाएंगे? क्या बच्चे शाश्वती को अपनी नई मां स्वीकार कर पाएंगे? क्या राजधानी में शौर्य के आते ही नई मुसीबत भी आ जाएगी? आपको अगर इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो 10 रुपये की पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें।